द नेकलेस, जिसका हिंदी अर्थ होता है गले का हार। इस चैप्टर को गोडे मॉकपसेंट ने लिखा है। गाय डी मोपासेंट भी इन्हें कहा जाता है, जो कि एक फ्रांसीसी लेखक थे जो अपनी लघु कथाओं और उपन्यासों के लिए जाने जाते थे। इनका जन्म नॉर्मैंडी फ्रांस में हुआ था और उन्होंने अपने 1870 के दशक में लिखना शुरू किया। अंततः अपने समय की सबसे प्रसिद्ध और उच्च सम्मानित लेखकों में से एक बन गए थे। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं भी थी। लघु कथाएं द नेकलेस, बॉल डे सोफ, द हॉर्ला के साथ साथ उपन्यास बेल अमी और पियरे और जीन भी शामिल हैं। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में कई यात्रा वृत्तांत और नाटक भी लिखे हैं। उनकी साहित्यिक सफलता के बावजूद मॉपसन का निजी जीवन बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य से ग्रस्त रहा। अंततः 42 साल की आयु में सिफिलिस से उनकी मृत्यु हो गई और फिर भी फ्रांसीसी साहित्य पर उनका प्रभाव अद्वितीय है और उनकी रचनाएं आज भी व्यापक रूप से पढ़ी जा रही हैं। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, देन इसकी समरी देखेंगे। तो जो ये स्टोरी है द नेकलेस, मटिल्डा नाम की एक स्वार्थी महिला के इर्द गिर्द घूमती है। वह अपने जीवन से असंतुष्ट है क्योंकि वह एक अमीर पति चाहती है, लेकिन क्योंकि वह एक ऐसे परिवार से है जो दहेज देने में असमर्थ है, इसलिए उसकी शादी एक क्लर्क से हुई है। एक दिन मंत्री के घर एक पार्टी में दोनों पति पत्नी को इनवाइट किया जाता है, लेकिन ऐसी पार्टी में पहनने के लिए मटिल्डा के पास अच्छे कपड़े और गहने नहीं हैं। उसका पति उसे एक पोशाक खरीदने और एक पुराने दोस्त से गहने उधार मांगने का सुझाव देता है। फिर वह अपने दोस्त से एक हार उधार लेती है, पार्टी में जाती है। आगे उस पार्टी में जो होता है वह दुखी महिला के लिए एक अच्छा सबक साबित होता है। तो कैसे उसकी जो माइंड में जो रहता है ना कि हाँ मुझे पति अमीर चाहिए, तो वो कैसे चेंज हो जाता है, वो इस चैप्टर के थ्रू बताया गया है। तो हमने तो ये देखा कि मटिल्डा के इर्द गिर्द घूमती है। तो टोटली इस चैप्टर के बारे में आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, कैसे क्या उसका हुआ। तो देखिए, मटिल्डा अपने मध्यम वर्ग की जीवन शैली से असंतुष्ट थी। जीवन में लगातार बेहतर चीज़ों के लिए वह तरसती रहती थी। एक दिन उसका पति एक पार्टी में इन्वाइट करने के लिए घर आता है। मटिल्डा बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन बाद में वह महसूस करती है कि उसके पास तो पहनने के लिए कुछ है ही नहीं। पति सुझाव देता है कि वह अपने अमीर दोस्त मैडम फॉरेस्टियर्स के कुछ गहने उधार ले। मटिल्डा मैडम फॉरेस्टर से एक शानदार हीरे का हार उधार लेती है और पार्टी में भाग लेती है। मटिल्डा अपने जीवन में पहली बार वास्तव में खुशी महसूस करती है, क्योंकि वह उस पार्टी में ध्यान का केंद्र होती है और सभी द्वारा प्रशंसा की जाती है उसकी। हालांकि जब वह घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि उसने हार खो दिया है। हार के लिए उसके और उसके पति की उन्मत्त खोज बेकार साबित होती है, उसे नहीं मिल पाता है वो हार। अंततः वे मैडम फॉरेस्टियर को दूसरा हार देने का फैसला करते हैं। वे एक नया हार खरीदने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए सालों बिताते हैं, लेकिन सालों बाद पता चला कि यह नकली था और उनके वर्षों के परिश्रम का कोई फायदा नहीं हुआ। कहानी भौतिकवाद की विनाशकारी प्रकृति और जीवन की विलासिता एवं स्थिति के लिए प्रयास करने की निरर्थकता को पर प्रकाश डालती है। संपत्ति के साथ मटिल्डा के जुनून और उच्च समाज में स्वीकार की जाने की अपनी इच्छा ने उसे गरीबी की ओर ले जाया गया, जो अंततः उसके पतन की ओर ले जाता है। उसे अधिक के लिए उसकी निरंतर लालसा ने उसे जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण होने की दृष्टि को खो दिया। कहानी दिखाती कि इसकी गंभीर परिणाम कैसे हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कहानी वर्ग के विषय की पड़ताल करती, क्योंकि मटिल्डा उन लोगों से ईर्ष्या करती जो अमीर है और विलासिता का जीवन जीने में सक्षम है। हार उस धन स्थिति के प्रतीक है जिसके लिए वह तरसती है, लेकिन अंततः वह उसकी बर्बादी की ओर ले जाता है उसे। अंत में द नेकलेस एक पावरफुल स्टोरी है जो भौतिकवाद की खतरों और अपने जीवन के साथ संतुष्ट होने के महत्व के खिलाफ चेतावनी देती है। यह खराब निर्णय लेने और ईर्ष्या की विनाशकारी प्रकृति के परिणामों पर भी प्रकाश डालता है। तो अब देखेंगे हम इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें। फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉयजल हैड सेव्ड 400 फ्रांसेस टू बाय अ गन फॉर हंटिंग। Who is the author of the story The Necklace? Gode Maupassant. Why was Loisel sad and disturbed after having a pretty dress? She had no jewelry. उसके पास में ज्वेलरी नहीं थी। Fill in the blanks. Loisel possessed 18,000 francs. MMA Loisel lost necklace after the party. क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट करेंगे 30 वर्ड्स में। हाउ मच मनी डिड लॉयजल possess? लॉयजल possessed 18,000 francs.
How did Loisel arrange the money buy a new necklace? Lois arranged the necklace by paying 18,000 francs, which his father had left him, and borrowing the rest of the amount from users and lenders. What would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? क्या होता अगर वो कन्फेस कर लेती अपनी फ्रेंड को कि उसका नेकलेस जो है वो खो दिया है उसने? तो आंसर होगा, इफ मटिल्डा वुड हैव कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस, शी माइट हैव बीन इन लेसर ट्रबल देन व्हाट शी हैड टू फेस आफ्टर हैविंग रिप्लेस्ड द नेकलेस. हर फ्रेंड वुड हैव डेफिनेटली बीन एंग्री विद हर. Most likely she would also have asked Matilda to replace it and given her a detail from where she had bought the necklace and how much it had cost her. Matilda would have thus known that the jewels in the necklace were actually not real diamonds. Real diamonds का नहीं था वो. It would have cost her far lesser amount to replace it. Matilda would thus have saved herself and her husband of all the troubles. Then they want through the life would have been much better and easier for them. ईजी हो जाती अगर वो बात कर लेती अपनी फ्रेंड से, तो उसे पता चल जाता कि वो रियल नेकलेस नहीं था जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर दी उसने, इतनी अपना सब कुछ उधार लेकर के दाव पर रख करके उसने उस नेकलेस को ख़रीदा जो रियल था. बट उस अगर वो बात करती अपनी फ्रेंड से कि उसने खो दिया है, तो उसे पता चल जाता कि वो इतने रुपए में मिल जाएगा, क्योंकि वो नकली हार था, तो उसके लिए उसे मेहनत कम करनी होती है और वो अपनी लाइफ को ईजियर जीती. ठीक है, तो कुछ भी चीज़ होती है ना, तो हमें एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए. क्या पता हम जिसके लिए इतनी वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वह कहीं नाकाम हो. तो सबसे पहले समझेंगे लेसन 8 भोली के बारे में. तो ये जो लेसन है भोली के अब्बास द्वारा लिखा गया है. तो जो के अब्बास है, ख्वाजा अहमद अब्बास, वो एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक, उपन्यासकार, पटकथा लेखक और पत्रकार थे. उन्हें भारतीय सिनेमा में उनकी योगदान और उनके प्रगतिशील सामाजिक राजनीतिक विचारों के लिए जाना जाता है. अब्बास का जन्म पानीपत, हरियाणा, भारत में हुआ था. उन्होंने शुरुआत में एक पत्रकार के रूप में काम किया. बॉम्बे क्रॉनिकल, द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे समाचार पत्रों के लिए लेखन किया. बाद में उन्होंने फिल्म निर्माण में कदम रखा, भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया. ऐसी फिल्मों का निर्देशन और निर्माण किया जो सामाजिक मुद्दों को संबोधित करती है, आम लोगों के संघर्षों को भी उजागर करती है. फिल्म में अपने काम के अलावा अब्बास एक विपुल लेखक भी थे. उन्होंने कई उपन्यास, लघु कथाएं और पटकथाएं भी लिखी. उनके लेखन ने अक्सर सामाजिक असमानता, गरीबी और सांप्रदायिक सद्भाव और वंचितों के संघर्ष के विषय की खोज की है. के अब्बास भारतीय सिनेमा और साहित्य में एक प्रमुख व्यक्ति थे. उनका योगदान पाठकों और दर्शकों के बीच गूंजता रहा है. भोली अध्याय में उनका लेखन उनके करुणामय दृष्टिकोण और सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. तो ये था एक चैप्टर जो भोली है ना, उसकी जो लेखक है के अब्बास, उनकी कुछ समरी, कुछ पॉइंट कि आपको पता चले कि इसके लेखक कौन थे, क्या था उनका जीवन. ठीक है, अब देखेंगे इस चैप्टर के बारे में समरी कि इस चैप्टर में क्या कहने की कोशिश की है. यह जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है, भोली नाम की एक लड़की की है जिसका असली नाम सुलेखा था. बचपन में उसकी मस्तिष्क पर चोट लग गई थी, शायद इसलिए वह हकलाती थी. इसके अलावा वह चेचक की बीमारी से भी पीड़ित थी, जिसने उसके चेहरे पर चेचक के निशान छोड़ दिए थे. इससे वह भद्दी लग रही थी, यानी गंदी लग रही थी. उसके सुस्त और बदसूरत चेहरे के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे. साथ ही लोग उसे भोली कहते थे क्योंकि वह एक पिछड़ी हुई बच्ची थी. उसके पिता का नाम रामलाल था. रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां. भोली सभी बेटियों में सबसे छोटी थी. भोली को छोड़कर बाकी सभी स्वस्थ और मजबूत थे. रामलाल को उसकी शादी की भी चिंता थी. तो एक दिन तहसीलदार साहब गांव में खोले गए प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करने आए. उसने रामलाल से अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए कहा. भोली की माँ उसे स्कूल भेजने के समर्थन में नहीं थी, पर फिर भी वह मान गई. स्कूल के बारे में सुनती पहले तो भोली डर गई. हालांकि जब उसकी ठीक से देखभाल की गई, अच्छे कपड़े और अन्य चीजें दी गई, तो वह मानने लगी कि उसे उसके घर से बेहतर जगह ले जाया जा रहा है. वह स्कूल में अपनी उम्र की लड़कियों को देखकर खुश होती है. वह उनमें से एक को दोस्त बनाना चाहती थी. हालांकि जब शिक्षक ने उसका नाम पूछा तो वह हकला गई और सभी लड़कियां हंस पड़ी. इस घटना ने उसे बुरी तरह से हतोत्साहित कर दिया. वह रो पड़ी, लेकिन शिक्षिका एक दयालु महिला थी. उसने उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया.
इसके अलावा उसने उससे कहा कि अगर वह रोजाना स्कूल आए तो वह अपने हकलाने पर पूरी तरह से काबू पा सकती है। इससे भोली में आशा और नए जीवन का संकेत जगा। साल बीतते गए, गांव एक छोटे कस्बे में बदल गया और छोटा प्राथमिक विद्यालय हाई स्कूल बन गया। कस्बा होने से वह अन्य सुधार भी हुए वहां पर। भोली के लिए शादी का प्रस्ताव आया। यह प्रस्ताव विशंबर नामक एक लंगड़े बूढ़े व्यक्ति का था, जिसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। हालांकि रामलाल और उसकी पत्नी राजी हो गई, क्योंकि विशंबर अच्छी तरह से सेटल एक अमीर व्यक्ति था। भोली की अब बहनें अपनी बहन की शादी में धूमधाम और भव्यता देखकर ईर्ष्या करती हैं। हालांकि जब दूल्हा दुल्हन को वरमाला देने ही वाला था तो एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट खिसका दिया। विशंबर ने ऐसी बदसूरत लड़की से बिना दहेज की शादी करने से इनकार कर दिया। रामलाल ने राशि का प्रबंध किया। हालांकि भोली ने ऐसे लालची व्यक्ति से शादी करने से इनकार किया। बिना हकलाए भोली को बोलते देख सब लोग चकित रह गए। दूल्हा वापस लौट गया। भोली ने अपने पिता से कहा कि वह उनके बुढ़ापे में उनकी और माँ की सेवा करेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ से उसने इतनी अच्छी चीजें सीखी हैं। कहानी शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देती है और कैसे ये बाधाओं और भेदभावों को दूर करने के लिए व्यक्तियों को सशक्त बना सकती है। यह सहानुभूति, समावेशिता और प्रत्येक व्यक्ति में निहित मूल्य और क्षमता को पहचानने के महत्व पर भी प्रकाश डालती है कि कैसे एजुकेशन आपकी सब पूरे जीवन को बदल सकता है। तो इस चैप्टर के थ्रू बताया गया है। तो ये था पूरा चैप्टर, जिसमें हमने समझा कि इस चैप्टर के थ्रू क्या कहने की कोशिश की गई है और क्या शिक्षा मिलती है। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो आप इजीली कर पाएंगे अब क्वेश्चन आंसर्स कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, आप वो भी समझ पाएंगे। व्हाई डिड द गर्ल्स लाफ एट भोली? भोली पर क्यों हंसी थी लड़कियां? एट हर स्टैमरिंग, क्योंकि वो हकला रही थी। हु वॉज लक्ष्मी? भोलीज काउ, भोली की गाय। What was भोली रियल नेम? सुलेखा। भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा। सेकंड क्वेश्चन है, ब्लैंक्स को फिल करना है अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ। सुलेखा वॉज द रियल नेम ऑफ भोली। भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा। द टीचर गेव अ बुक टू भोली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। टीचर ने उसे किताब दी उसके पहले दिन स्कूल की। अब 60 वर्ड्स में आपको एक आंसर लिखना है। ड्रॉ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का ब्रीफ कैरेक्टर बताना है आपको। भोली वॉज एन इंट्रोवर्टेड, अंडर कॉन्फिडेंट एंड नेग्लेक्टेड लिटिल गर्ल, जो नेग्लेक्ट की जाती थी हर किसी के द्वारा उसके हकलाने के लिए। शी ऑल्सो चेरिस्ड लक्ष्मी हर बिलीव्ड काउ। शी सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स एज अ चाइल्ड। उसे क्या हुआ था? स्मॉल पॉक्स हो गए थे जब वो बच्ची थी। विच लेफ्ट मार्क ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर उसने धब्बे छोड़ दिए थे स्मॉल पॉक्स ने। एंड शी हैड अ हेड इंजरी दैट कॉज्ड हर टू रेस्पॉन्ड स्लोली। उसके हेड पर कुछ इंजरी हो गई थी जिसके कारण वो हकलाना स्टार्ट कर दी थी। हकला रही थी यानी बोलना स्लोली कर लिया था उसने। देन अ टिपिकल किड ऑफ हर एज, उसका एक बहुत ही टिपिकल टाइम था उसकी एज के थ्रू। तो ये था उसका ब्रीफ कैरेक्टर। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज रामलाल्स वाइफ रिएक्शन? हिज वाइफ वाज एन ऑर्थोडॉक्स विलेज वुमन। शी वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल। स्कूल भेजने की अगेंस्ट थी। शी थॉट दैट एजुकेशन वुड अफेक्ट देयर मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स एडवर्सली। जो एजुकेशन है ना वो काफ़ी शादी को अलग कर सकती है। उसका था कि लड़कियां बिना शादी के ही शादी कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा है, बिना स्कूल जाए ही शादी कर ले तो। बट अगर उसको पता चला कि भोली को स्कूल ले जाया जा रहा है तो उससे नाखुश हुई कि क्या पता शादी में रुकावट आ जाए उसके पढ़ने के कारण, क्योंकि पहले के लोग यही सोचते थे अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो शादी में रुकावट आ सकती है। वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल? विशंबर की मैरिज को प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों किया भोली के पेरेंट्स ने? भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड विशंबर्स मैरिज प्रपोजल इज ही वॉज अ वेल टू डू गोडर एंड हैड नॉट आस्क्ड फॉर एनी। तो उसने क्या किया था ना कि दहेज के लिए भी मना कर दिया था और उसने कुछ पूछताछ भी ज़्यादा नहीं की। तो इसलिए उसकी जो भोली के पेरेंट्स हैं वो राजी हो गए उससे शादी करने के लिए, जबकि वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, जो कि गलत भी हो रहा था। ठीक है, जो बाल विवाह को भी दर्शाता है कि वो एक बूढ़े व्यक्ति की शादी। आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 23 को और समझेंगे किस चैप्टर से रिलेटेड ये वर्कशीट है, उस चैप्टर की समरी, उस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देन हम इन क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए इसी वर्कशीट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दे रखा है लेसन 9
द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वह किताब जिसने पृथ्वी को बचाया। इसका हिंदी अर्थ है। तो इस बेसिकली ये एक नाटक है जिसके लेखक है क्लेयर बायको। नाटक काल्पनिक दुनिया के बारे में है। नाटक के पात्र थिंक टैंक, नूडल, ओप और ओमेगा है। वे जीवित रहने वाले मार्टियन हैं और नाटक का समय सेट 20वीं शताब्दी है। सभी पात्र पृथ्वी पर एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी पहुंचे और सैंडविच वाली किताबों की गलत व्याख्या की। बाद में वे पुस्तकों में छंद को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने महसूस किया कि वे खतरे में हैं और उन्होंने तुरंत पृथ्वी छोड़ दी। इसलिए बच्चों की एकमात्र पुस्तक ने पृथ्वी को मार्टियन आक्रमण से बचा लिया। नाटक में विस्तार से दिखाया गया कि कैसे किताब ने मार्टियंस के आक्रमण से पृथ्वी को बचाया। तो एक काल्पनिक इसमें चरित्र बताए हैं, एक काल्पनिक नाटक रचा गया है जो कि क्लेयर बायको के द्वारा रचा गया है। तो ये 20वीं शताब्दी से रिलेट है, देखिए, ठीक है, जिसमें कैरेक्टर्स हैं चीफ, थिंक टैंक, नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट इयोटा, सार्जेंट ओप आदि। थिंक टैंक जो खुद को सभी मार्टिन्स के बीच तय करने के लिए सबसे इंटेलिजेंट समझते हैं अपनी टीम के साथ पृथ्वी पर जाने के लिए। वह हमेशा सोचता है कि क्योंकि उसके पास एक बड़ा सिर था वह सबसे बुद्धिमान है और हमेशा उसके लिए प्रशंसा करना पसंद करता है। वे जानना चाहते कि पृथ्वी के लोग पृथ्वीवासी कैसे रहते हैं। अगले दृश्य में वे सभी पुस्तकों से भरे पुस्तकालय में मौजूद थे, लेकिन ये सभी उस जगह को समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है। उनको ये नहीं पता था कि ये लाइब्रेरी है क्या। तब ताकतवर थिंक टैंक दिखाने की कोशिश करता है और वह अपने दल को बताता है कि वह चीज़ सैंडविच है। वो सैंडविच बताता है उनको, पुस्तकों को, जो किताब होती है उनको, जैसा कि पृथ्वी के व्यक्ति बहुत खाते हैं पृथ्वी के व्यक्ति, उसने ऐसा कहा, जैसा कि पृथ्वी के बहुत व्यक्ति खाते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें यहाँ संग्रहित किया होगा। फिर क्रू सदस्यों में से एक सार्जेंट उप ने थिंक टैंक के विचारों की पुष्टि के लिए एक पुस्तक का कोना भी खाया, लेकिन उन्हें स्वाद पसंद नहीं आया था और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह भोजन के अलावा कुछ और हो सकता है। कुछ समय बाद नूडल थिंक टैंक को सुझाव देता है, शायद इसका उपयोग कानों के साथ संचार के लिए किया जाता है। कुछ समय बाद नूडल ने थिंक टैंक को फिर से सुझाव दिया कि शायद यह आंखों के संचार के लिए है। सभी चालक दल के सदस्यों ने पुस्तक को खोलना और पढ़ना शुरू कर दिया। यह मदर गुज नाम की एक तुकबंदी बुक थी जो उन्होंने ओपन की, लेकिन वह पुस्तक को समझने में असमर्थ थे क्योंकि उनको वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी कि क्या लिखा है। इसलिए इस नूडल को देखकर थिंक टैंक पूछता है कि रासायनिक विभाग ने उन्हें बुद्धि बढ़ाने के लिए विटामिन की गोलियां दी है और उन्हें ये सब लेना चाहिए और फिर सैंडविच पढ़ना चाहिए। जैसे ही उप ने नर्सरी राइम की किताब पढ़ना शुरू किया, वे तुकबंदी का शाब्दिक अर्थ लेते हैं और परेशानी महसूस करते हैं। थिंक टैंक ने अपनी मार्टियस टीम को बुलाया और कहा कि उन्होंने पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की है और उन्हें आक्रमण के विचार को स्थगित कर देना चाहिए। द ओप ने तुकबंदी हम्टी डम्टी को पढ़ा और उन सभी ने हम्टी की तस्वीर देखी जो थिंक टैंक की तरह दिखते थे। थिंक टैंक ने अनुमान व्यक्त किया कि पृथ्वीवासी उसकी पहचान कर चुके हैं और जल्द ही उसे मार देंगे, इसलिए उन्होंने अपनी टीम को वहां से तुरंत चलने के लिए कहा और इस तरह तुकबंदी की एक धूल भरी किताब ने हमें मार्टियन आक्रमण से बचा लिया। जो हम्टी डम्टी की बुक थी ना, जो हम्टी डम्टी की राइम थी, बच्चों की बुक थी, उसने मार्टियन आक्रमण से हमें बचा लिया, इस किताब में ये लिखा गया है। तो काल्पनिक कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है और कैसे वो आक्रमण करने से रुक जाते हैं एक किताब को पढ़ करके, यानी किताब को देख करके। तो ये सब बताया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये चैप्टर में क्या लिखा है, क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस चैप्टर के। तो अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक सेव द अर्थ फ्रॉम इन्वेजन? कौन सी बुक ने बचाया? अ बुक ऑफ नर्सरी राइम की बुक ने। Who was great and mighty? Think Tank. Who was the commander-in-chief of the Mars Space Control? Noodle. What saved the Earth? How? One dusty old book of nursery rhymes saved the Earth from a Martian invasion. The Martian could not description the meaning of nursery rhyme. Their misinterpretation made the situation comic. They began to believe that the Earthlings had advanced technology and were planning to invade the. तो उन्होंने सोचा कि ये प्लान कर रहे हैं हमें मारने का। What did the Noodle tell Think Tank about the books? Noodles tell Think Tank that the
Earthlings did not listen to the sandwiches. They opened and watched them. Think Tank had thought that the books were sandwiches. He told him that they used these books as a डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन. वो सोचते हैं कि डिवाइस है एक कम्युनिकेशन की. डू यू थिंक बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? डिस्कस. It is undeniable that books are being supplanted by electronic media. The days of going to the library to read books are long gone. Everything you need to know is now just a click away. Complete books are available as e-books on the internet. Books are in a similar situation to desktop computer and landline telephones. Desktop computer have been rapidly replaced by laptop and palm tops, and landlines have been supplanted by cell phones and tablets. In the not too distant future, books will be considered antiques and valued by select few. Yes, I believe we can fully eliminate the books. It is a solid step toward preventing environmental destruction. तो इस तरह से डन होता है आपका वर्कशीट 23, जिसमें देखा आपने द बुक दैट सेव द. सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल. तो समझेंगे टेंस की परिभाषा, देन देखेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कैसे इसकी पहचान की जाती है, देन हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो टेंस के माध्यम से हमें किसी कार्य के घटित होने का सही समय पता चलता है, यानी कि वह घटना वर्तमान में हुई है या बीते समय में हुई है या आने वाले समय में घटित होगी, तो उसे टेंस कहा जाता है. टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जिन्हें 4 भाग में बांटा गया है. आप समझेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, क्योंकि यहाँ पर हमारी वर्कशीट जो है वह प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है. तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वह क्रिया जो घटना जो होती है जो वर्तमान समय में घटित हो रही है उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है. हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ यह बताने के लिए करते हैं कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है. जैसे वह डॉगी के साथ खेल रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, वह मेरी बुक नहीं है, वह मेरे साथ रहता है. तो ये सभी उदाहरण हैं प्रेजेंट टेंस के. प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें आता है ता है, ती है, तू है, ते है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही हूँ आते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है या हुआ, हुई, इस तरह से अगर सेंटेंस में आ रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जिसमें इस वाक्यों का अंत जो हो रहा है, रही हूँ, रहे हैं, इस तरह से होता है. तो इस तरह से आपने देखा सभी हमने एग्जाम्पल समझे हैं और देखा इन सभी टेंस के पार्ट्स के बारे में. अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से टेंस में किस तरह से यूज़ किया जाता है. तो देखिए अब क्वेश्चन से समझ पाएंगे आप आसानी से. द शताब्दी एक्सप्रेस डिपार्ट 6 AM फ्रॉम जयपुर. शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो डिपार्ट होती है 6 AM जयपुर से. तो देखिए होती है, ता है, ती है, अगर सिंपल आता है सेंटेंस में तो वो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जाम्पल. तो यहाँ पर लिख देंगे प्रेजेंट सिंपल. राहुल इज प्लेइंग इन द ग्राउंड. राहुल जो है खेल रहा है ग्राउंड में, रहा है आ रहा है, जिसका एग्जाम्पल कौन से टेंस का होगा? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का. ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सभी आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस क्लास फॉर 6 years. तो देखिए यहाँ पर आपको परफेक्ट टेंस समझने के लिए यहाँ पर फॉर और सिंस का यूज़ किया जाता है, यानी बहुत समय से हम वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल, हम पढ़ रहे हैं इस स्कूल में 6 years से. ठीक है, तो यहाँ पर टाइम बता रहे हैं साथ में, तो ये एग्जाम्पल होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. ठीक है, जिसमें भी आपका यही आ रहा है, रहा है, रही है, बट यहाँ पर टाइम का वैल्यू दे रखा है, यानी 4 6 years, 4 10 years, इस तरह से आपको मिलेगा. द स्टूडेंट्स हैव फिनिश देयर लंच रिसेंटली. स्टूडेंट्स ने जो है वो अभी अभी फिनिश किया है क्या? अपना लंच. तो देखिए आया है, आई है, चुका है, चुकी है, इस तरह की जो सेंटेंस होते हैं ना, यानी थोड़ा सा आपने
उसको कर लिया है वर्तमान में ही थोड़े से समय पहले, तो उसमें यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, जिसमें आपका हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे हैज़ हैव, यहाँ पर द स्टूडेंट्स है, प्लूरल है तो हैव का यूज़ किया है, देन फिनिश का फिनिश्ड हो गया, देयर लंच रिसेंटली। ठीक है, रीड द क्वेश्चंस एंड चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। 8 ऑलमोस्ट एवरी डे इन सेप्टेम्बर। ये जो है बारिश जो है ऑलमोस्ट होती है कब, सितंबर में। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा रेन्स, क्योंकि ये बारिश का बताया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर रेन्स हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में रेन्स आया है, क्योंकि बारिश जो है वो ऐसे ईएस के साथ में ही यूज़ करेंगे हम प्रेजेंट टेंस में। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे इन सेप्टेम्बर। द टीचर इज नॉट कमिंग टूडे। जो टीचर है वो नहीं आ रहा है आज, तो यहाँ पर टीचर के लिए इसका यूज़ करेंगे, कमिंग आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को शो करेंगे। माई पेरेंट्स हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर। देखिए 4 आ गया है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, पेरेंट्स के लिए हैव यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों की बात हो रही है पेरेंट्स की। और देखिए बीन यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ नेक्स्ट आ जाएगा लिविंग। ठीक है, माई पेरेंट्स हैव बीन इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। मेरी पेरेंट्स जो है इस सिटी में 10 साल से रह रहे हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, द टीचर हैज़ एंटर्ड रिसेंटली आर क्लासरूम। टीचर ने जो है वो अभी अभी एंटर किया है, आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा, जिसमें आएगा टीचर के लिए हैज़, एंटर हो जाएगा, एंटर का थर्ड फॉर्म एंटर, आर क्लासरूम, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे जो कि हमने पहले भी समझे हैं, बट एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ आपको, ताकि ये पूरी वर्कशीट आपको समझ में आ जाए इजीली। यूज ऑफ ऑल 4 टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा फॉर हैबिचुअल एक्शंस और रिपीटेड एक्शन और इवेंट, फॉर एक्सप्रेसिंग जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसमें यूज किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, जनरल ट्रूथ के लिए अगर एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, एक्शंस के लिए, फॉर हैबिचुअल एक्शंस के लिए अगर एक्शन बोला जा रहा है तो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इट इज यूज फॉर रिप्रेजेंट एन एक्शन दैट इज हैपन और प्रोग्रेसिंग ऑन इट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बोल रहे हैं वो प्रोसेस हो रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, ये प्रोसेस चल रहा है, अभी वो खेल रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट इज यूज इन प्रेजेंट टू indicate an action that has taken place at some specific time। specific time के लिए एक्शन अगर हुआ है, कुछ समय पहले ही हुआ है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कैसे करेंगे, इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन दैट हैज़ स्टार्टेड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग अब अंटिल नाउ। यानी पास्ट में तो स्टार्ट हो चुका है वो काम, बट अभी भी चल रहा है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, और फॉर 10 ईयर्स, वो 10 साल से इस घर में रह रहा है, तो देखिए पास्ट की बात हो गई, बट वो अभी भी रह रहा है। ठीक है, छोड़ा नहीं है उसने घर को, तो उसके लिए यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा इस वर्कशीट को। आगे की वर्कशीट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आई होप आपको ये प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेट, क्लासेस से रिलेट, एग्जाम से रिलेट देखते रहें।